बार, है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट नो प्लेयर गॉट द सेम नंबर ऑन 4 और मोर कंसेक्यूटिव। 4 और मोर मतलब किसी को ए 4 बार भी नहीं मिला, ना 5 बार मिला और ना ही 6 बार मिला, किसी को नहीं मिला। मतलब किसी को मिला है तो कोई नंबर मैक्सिमम 3 ही बार मिला है ना, 3 बार कॉन्जिक्यूटिव 3 ही बार मिला है ना? मतलब 1 4 बार नहीं आ सकता कंटिन्यूसली, है ना 5 बार ना 6 बार आ सकता है, इसका ये मतलब है। तो ये सारे पॉइंट जो थे, ये मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए जो आपको यहाँ से दिखने थे, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और आगे के, अब टेबल के ऊपर ध्यान रखते हैं अपना पूरा, है ना? टेबल के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे देयर विल बी 2%, यहाँ पे देयर विल बी 1%, यहाँ पे देयर विल बी 1%, है ना, जिसको 2 पॉइंट मिले होंगे, और यहाँ पे 1% रहा होगा, ठीक है? अगर आप चाहो तो देखो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं ना, बहुत जगह से क्वेश्चन शुरू किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 6th राउंड में किसको 2 पॉइंट मिले होंगे, तो आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ये 1 हो गया तो 1 1 1 इसको भी मिल सकते हैं, 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 6 6 6। तो मतलब 5th में तो सबको मिल सकते हैं, सॉरी 6th राउंड में। तो मतलब ये तो सुटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने लिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम 5th वाले के लिए ढूंढते हैं, मतलब 5th वाले को 2 पॉइंट कब मिले होंगे? 5th वाले को 2 पॉइंट कब मिले होंगे? 5th वाले को कब मिले होंगे? 5th वाले को जब उसने 3rd पे, 4th पे और 5th पे सेम लाके आया हुआ, तब 5th राउंड में मिले होंगे। मतलब 3rd में भी ए मिलना चाहिए, 4th में भी ए मिलना चाहिए, और बेटा 5th में भी ए मिलना चाहिए, तब जाके 2 पॉइंट मिलने चाहिए उसको। कितने लोग समझ रहे हैं बेटा यहाँ तक? है ना? आ रही है ना समझ में? अब देखो एक बात बताओ कि क्या वो पर्सन हमारा अमित हो सकता है, जिसको 3 4 5 में अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम चाहिए, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, 3 होंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये 4 बार 1 हो गया। तो मतलब अमितो जो है राउंड 5 में 2 नहीं लेके आ सकता। अमितोज राउंड 5 2 में मतलब 5th राउंड में 2 नहीं लेके आ सकता, है ना? आया समझ में? तो इसको हटा देता हूं मैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? अच्छा, क्या दूसरे वाला पर्सन ला सकता है ये वाला? तो ये ला सकता है 1 1 1, क्या ये ला सकता है? चीमा ला सकता है क्या? चीमा, डू रिप्लाई, क्या ये 1 1 हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर से ये गड़बड़ आ गया। तो मतलब चीमा भी नहीं हो सकता है ना? अच्छा, आप ये बताओ कि क्या वो डागर हो सकता है? 1 1 नहीं, डागर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से डागर भी नहीं हो सकता। क्या वो एक ये हो सकता है? ई हो सकता है क्या? वो ई हो सकता है? तो मैं बोलूंगा ई हो सकता है क्या यहाँ पे? तो अब ये प्रॉब्लम है, या तो ये 1 1 1 लाएगा, तो यहाँ पे 4 बार 1 हो गया, है ना? तो गड़बड़ है ना 4 बार 1 में तो। या तो फिर यहाँ पे 6 6 6 लाएगा, उसमें भी गड़बड़ है, तो मतलब ई भी नहीं हो सकता। तो ना तो ई हो सकता है, ना तो डी हो सकता है, ना तो सी हो सकता है, ना तो ए हो सकता है। तो मतलब वो पर्सन कौन है? बेराज है। वो पर्सन कौन है? बेराज है। बस ये बात बता दो कि बेटा कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है? ई या तो 1 1 1 लेके आएगा तो 4 बार 1 हो जाएगा, और 6 6 6 लाएगा तो 4 बार 6 हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो इसको भी बेटा मैं मिटा देता हूँ, है ना? तो मतलब हम राउंड नंबर 5 से अगर चाहते तो राउंड नंबर 5 से शुरू कर सकते थे, कि राउंड नंबर 5 जो है यहाँ पे इसको मिलने होंगे 2 पॉइंट, और ये क्या रहा होगा? 1 1 1 रहा होगा। तो ये क्या रहा होगा? 1 1 1 रहा होगा। ये सुनो, अब ये 4 बार तो 1 आ नहीं सकता बेटा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप 6 डाल दीजिए, और आप यहाँ पे भी 6 डाल दीजिए, है ना? और इसका केस अब खत्म कर दीजिए, है ना? ये क्योंकि ये ऑलरेडी ले आया है ना? अब अपने को सिर्फ ए के बारे में देखना है, सी के बारे में, डी के बारे में, और ई के बारे में देखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा, अब जो पर्सन 4th राउंड में है, 4th राउंड में अगर कोई पर्सन लेके आया होगा, तो वो 2nd 3rd और 4 में सेम लेके आया होगा। ये सुनो, 2nd 3rd और 4 में, क्लियर है? 2nd 3rd और 4 में लेके आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, वो हम देखते हैं कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बन रही हैं, है ना? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बन रही हैं, कैसे? जैसे अगर ए जो है ये 6 है, तो ये 6 6 हो सकता है, ये 6 और 6 हो सकता है, मैं बोलूंगा यस हो सकता है। तो ये भी आ सकता है, मतलब ये 4th राउंड में आ सकता है, मैं बोलूंगा अमित जा सकता है। अच्छा, क्या ये हो सकता है? तो मैं बोलूंगा ये 1 और 1 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है मेरी यहाँ पे भी, ठीक है? अच्छा, अब राउंड 3 की बात करता हूँ बेटा, ना राउंड 3 की बात करता हूँ। राउंड 3 में कितने लोग थे? 2 लोग थे ना? तो अब मैं राउंड 3 की बात कर रहा हूँ ना, राउंड 3 की बात कर रहा हूँ। राउंड 3 में मतलब फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में उसको लेके आना है ए और ए लेके आना है। क्या लेके आना है? ए और ए लेके आना है, ठीक है? ओके, जो लोग नए आए हैं ना,
वो अगले वाले जो कॉन्सेप्ट होगा वहां से समझने की कोशिश करना, ये उसको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ए और ए आएगा, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता मतलब राउंड थ्री में, क्योंकि 1 है 6 है, तो 1 2 3 सेम हो नहीं सकते, ये नहीं हो सकते। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि भाई वो चीमा हो सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ चीमा हो सकता है। अच्छा क्या वो डागर हो सकता है, क्या वो डागर हो सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर डागर है तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और 6 आएगा। तो लेकिन डागर तो फंस जाएगा फिर यहाँ पे, अगर उसको ये 6 6 मिल गया, क्यों कहाँ पे फंस जाएगा। अब यहाँ पे या तो 1 लाना है और या तो 6 लाना है, तो दोनों में प्रॉब्लम है। 6 लाए तो 4 बार 6 हो जाएगा, यस और नो। 4 बार क्या हो जाएगा 6, 6 में प्रॉब्लम हो जाएगी ना इसको, है ना। 1 में ला सकता था वो, 1 लाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, 1 में कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 तो हो सकता है ना। तो ये हो सकता है एक, है ना। चलो आगे, कोई होगी क्या, बताओ बताओ। हाँ एग्जैक्टली exactly, बस वही मैं पूछना चाह रहा था, है ना, वही पूछना चाह रहा था कि वो 1 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 1, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ना, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता डागर का, है ना। बस वही वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे डागर को लेते हो तो 6 6 6 रख दिया अगर, तो 1 1 1, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे 2 पॉइंट, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे ना डागर के, तो मतलब डागर भी नहीं हो सकता है ना। तो मैं बोलूंगा डागर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये समझ में आ गया कि एक तो पर्सन कौन है, ये हो नहीं सकता है, डागर हो नहीं सकता, मतलब वो एक तो कौन है चीमा, और एक है ये ई, सी और ई है। आप समझ रहे हो ना, जो 1 2 3 में सेम ला सकते हैं ना, वो सिर्फ कौन पॉसिबल है मेरा, एक चीमा पॉसिबल है और एक ई पॉसिबल है। समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। तो कर देते हैं हम इसको, है ना, चीमा को कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 6 और 6 आएगा, ठीक है। अब ये 1 1 1 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 6 आएगा, और ये 1 और 1 आएगा, क्या आएगा 1 और क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसके भी हो गए हैं मेरे, मतलब ये जो है इसका भी पॉइंट हो गए हैं मेरे, ये भी पॉइंट हो गए हैं इसके, है ना, थर्ड राउंड में। और इसके भी थर्ड राउंड में हो गए हैं, इसके भी थर्ड राउंड में। अब देखो ये 1 1 1 है, तो 4 बार 1 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा 6, और 6 6 6 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ओके, चलिए, तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को फटाफट से मिलता जा रहा है यहाँ से। अब मेरी चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो गई है ना, यहाँ से मेरी चीजें और थोड़ी सी आसान हो गई हैं। तो अब उसको हम आगे की कहानी समझते हैं कि अभी एक फोर्थ वाला बचा है मेरा और एक सिक्स्थ वाला बचा है, फोर्थ और सिक्स्थ वाला बचा है। फटाफट से फोर्थ वाला देख लेते हैं, अभी फोर्थ वाला कौन सा हो सकता है। तो फोर्थ वाला अगर मैं देखूंगा तो फोर्थ वाले का सेकंड थर्ड फोर्थ में सेम होना चाहिए, तो ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसको 6 6 6 या 1 1 1 लाना पड़ेगा, तो डागर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फोर्थ में अमितोज होगा, कौन होगा अमितोज होगा, तो ये क्या आएगा मेरा 6 और 6 आएगा, है ना, 6 और 6 आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब फिफ्थ राउंड में कौन सेम रहा होगा, डागर सेम रहा होगा, तो ये 1, चले हम, डागर सिक्स राउंड में रहा होगा, सॉरी, है ना, 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 6, और 6 6 6 हो नहीं सकता 1। बस ये बता दो कितने लोग समझ गए इस बात को। डागर सिक्स के लिए बच गया क्योंकि अमितोज 4 में आ गया, तो अमितोज 4 में 2 लाया होगा, और डागर सिक्स में 2 लाया होगा, और जो बिराज हो तो हमने पहले ही निकाल लिया था, फिफ्थ राउंड में 2 लेके आया है। और चीमा और जो इलाया राजा है वो कहाँ पे लेके आया होगा मेरा, वो थर्ड राउंड में लेके आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा इसमें पहुंचना था मेरे को, और कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको क्या करना था, हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए था, और बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए सारी की सारी कंडीशन, तभी हम एलआर को कर पाते हैं ना, तभी एलआर को हम कर पाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी मैं एलआर का एक और सेट दूं या फंक्शन पढ़े, बोलो जैसे बोलो वैसा करेंगे, बोलिए। एक और दूं सॉल्व करने के लिए, थोड़ा फंक्शन भी पढ़ना है भाई। चलो ठीक है ना, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, एक से एक सेट और देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद में फंक्शन पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद में हम फंक्शन पढ़ते हैं, क्या ठीक है ना, चलेगा। एक सेट और देता हूँ और उसके बाद में फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शन के बेसिक आज पढ़ लेंगे, फिर पूरा टॉपिक कल पढ़ लेंगे, चलते हैं। चलिए इसको ट्राई करोगे, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, विजिबल है।
किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? विजिबल टू ऑल, सबको विजिबल है बेटा, क्वेश्चन विजिबल है। देखो पहले तो तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में, है ना, कि क्या कंडीशन दी हुई है, क्या बोलना चाह रहा है ना। सारी कंडीशंस एक बार खुद से करनी पड़ेंगी, बाकी तो कहानी बैठ सकती है उसके बाद में, है ना। तो आप फटाफट से आप देखिए और मेरे को बताइए। पहले मैं आपको दे रहा हूँ 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 7 मिनट्स, आप सोचिए फिर मेरे को बताइए ना। अनिशा एक बार देख लो, चेक तो हो जाएगा कि ठीक किया है कि गलत किया है।
चलो भैया करें या बन रहा है आप लोगों से? टाइमिंग बताते चलो, अगर कोई पहुंच गया है तो सही है, वरना फिर शुरू करते हैं। कितना टाइम और चाहिए? जल्दी बताते चलो। ठीक है, थोड़ा और वेट करते हैं, ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं। शांति से कोशिश करो, है ना? नहीं बन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन आप आराम से समझना, बैठ के समझेंगे। फिर ये ट्राई करना कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी कैट में आते हैं ना। चलो, आई थिंक ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था मेरा? डेट इज रिलेटेड टू द टेबल अरेंजमेंट, है ना? मतलब मुझे एक टेबल बनानी थी बस। ठीक है, चलिए। तो देखो, आप समझते जाना थोड़ा थोड़ा, जहां पे आपको डाउट लगे वहां पे मेरे को बताना क्या बोल रहा है। वो पहली लाइन में बोल रहा है कि देयर आर सिक्स फ्रेंड पी क्यू आर एस टी, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर देयर कॉमन एट्रीब्यूट, है ना? उनके कुछ एट्रीब्यूट हैं, उनमें से कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है और उनको कंपेयर कर रहे हैं वो। ठीक है, एंड लिस्टेड देयर प्रोफेशनल अलोंग विद थ्री एट्रीब्यूट्स, है ना? तीन एट्रीब्यूट्स के साथ लिखे हैं। तीन एट्रीब्यूट कौन कौन से? एजुकेशन बैकग्राउंड, तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब एक एट्रीब्यूट ही है एजुकेशन बैकग्राउंड, एक एट्रीब्यूट है ना, एक एट्रीब्यूट एजुकेशन बैकग्राउंड है। एक पेरेंटल बैकग्राउंड, एक पेरेंटल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो दूसरा एट्रीब्यूट मान लो। और तीसरा जो एट्रीब्यूट है फ्यूचर एस्पिरेशन है। क्या है? फ्यूचर एस्पिरेशन है, ठीक है। ये तीसरा एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन होगा, मतलब जैसे पीक्यू का कुछ कॉमन रहा होगा, या तो एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, या पेरेंटल बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर फ्यूचर एस्पिरेंट जो है वो कॉमन हो सकता है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना आपको? ये समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है वो? तीन एट्रीब्यूट है, एजुकेशन बैकग्राउंड, पेरेंटल बैकग्राउंड, और उसके बाद में क्या है मेरा? फ्यूचर। ठीक है, ओके।
अच्छा, उसके आगे उसने दिया है, उसने दिया कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड, वहां पे उसने क्या क्या दिया, एजुकेशन बैकग्राउंड, फटाफट से समझते हैं। इट इज फाउंड दैट द थ्री ऑफ देम आर इंजीनियरिंग, तो एजुकेशन बैकग्राउंड में मतलब 3 लोग जो हैं वो इंजीनियर है, ठीक है। 2 लोग जो हैं वो क्या है, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, 2 ह्यूमैनिटीज वाले हैं, और एक जो पर्सन है वो मेडिसिन वाला है, एक पर्सन कौन सा है, मेडिसिन वाला है, ठीक है। ओके, पेरेंटल बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं, पेरेंटल बैकग्राउंड में तो वो क्या कहना चाहता है, पेरेंटल बैकग्राउंड में 3 जो है वो एम्प्लॉय हैं, 3 जो है वो एम्प्लॉय हैं, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ अदर 2 आर फार्मर, है ना, और 2 जो हैं वो फार्मर है, और एक जो है वो एक्टर है, एक जो है वो क्या है, एक्टर है, ठीक है। ओके, 3 ऑफ देम वांट टू बी पॉलिटिशियन, है ना, और ये आ गया फ्यूचर एस्पिरेंट्स में, मतलब 3 लोग जो हैं वो केजरीवाल बनना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद में और क्या दिया उसने बेटा, पॉलिटिशियन, 2 लोग सिविल बनना चाहते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और एक जो पर्सन है ही वांट टू बी ए 3, अच्छा सॉरी 3 एंटरप्रेन्योर है ना, सॉरी 3 एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, और 1 पॉलिटिशियन है, सॉरी 1 है ना, सॉरी वो गलती से पढ़ा गया था ना, एक पॉलिटिशियन है और 3 लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू दिस पॉइंट, है ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ जो चीज है वो सिर्फ एस और यू के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है जो एस और यू में ही है, इसका मतलब क्या है, एस एंड यू, ठीक है, एक्सेप्ट एस एंड यू, एस एंड यू को छोड़ के कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है विच हैव मोर देन 1 सिंबल एट्रीब्यूट इन कॉमन, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन हो, ये सुनो, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मान लो, मैं इसका कहने का मतलब समझा देता हूँ, जैसे मान लो पी और क्यू ले लेते हो एग्जाम्पल के लिए, पी और क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड में मान लो ये इंजीनियर आ गया और ये इंजीनियर आ गया, अब इनका आगे का कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो सेम नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब अगर जैसे ये अब एम्प्लॉय है तो ये अलग होना चाहिए, ये अगर सीएस है तो ये अलग होना चाहिए, है ना, मतलब ये आगे बात समझ में, एस और यू के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जिसका एक से ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो एस और यू का एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है, इसके अलावा किसी का एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है ना, ये एग्जांपल लिया था सिर्फ मैंने, कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा ये एग्जांपल जो मैंने दिया, मतलब एस और यू का एट्रीब्यूट 2 या 3 कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी में एक से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता है ना, ठीक है। चलिए और आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ईच ऑफ द 4 पर्सन पी क्यू आर एस यू, है ना, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, पी क्यू आर यू और बचा एस और टी, तो इसका भी प्लॉट ही कर लेता हूँ, एस और टी, है ना। अच्छा, दे हैव एग्जैक्टली 1 एट्रीब्यूट कॉमन, मतलब पी का, क्यू का, आर का और यू का एक एट्रीब्यूट कॉमन है, किसके साथ में, इन कॉमन विद अ पर्सन हु हैज फ्यूचर एस्पिरेंट्स दैट नो अदर फ्रेंड है ना, एक ऐसा फ्यूचर एस्पिरेंट होना चाहिए, तो ऐसा फ्यूचर एस्पिरेंट्स तो क्या है, पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पी का, क्यू का, आर का और यू का, इन सब का एक चीज कॉमन है, किसके साथ, ऐसे ऐसे पर्सन के साथ में जिसका प्रोफेशन जो है फ्यूचर एस्पिरेंट जो पॉलिटिशियन है, कितने लोग समझ में आ गए क्या कहना चाह रहा है, पी क्यू आर यू, ठीक है, इनका कोई एक और पर्सन है, और वो पर्सन एस नहीं हो सकता, वो पर्सन एस नहीं हो सकता, ये कितने लोग समझ में आ गया कि वो पर्सन एस नहीं हो सकता, बताओगे बताओगे फटाफट से, थोड़ा सा आइडिया लगा के बताओगे एस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एस और यू के तो 2 कॉमन है ना, फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी ऊपर वाली, इसने बोला था ना एस और यू के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। प्रभात, उसने ये बोला है कि एक ऐसा फ्यूचर एस्पिरेंट लेना है जो किसी के साथ में कम क्या ना हो पाए, नो अदर फ्रेंड, जो किसी का और अदर किसी फ्रेंड का ना हो, जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे सीएस ले लिया तो वो तो एक फ्रेंड का और हो सकता है, अगर उसने मान लो ये ले लिया एंटरप्रेन्योरशिप तो वो तो 2 का और हो सकता है, तो ऐसा फ्यूचर एक्सपीरियंस एक है जो किसी और का नहीं हो सकता, वो पॉलिटिशियन है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे कि पी का, क्यू का, आर का और यू का जो एट्रीब्यूट कॉमन है, एक एट्रीब्यूट कॉमन है, वो किसके साथ में, टी के साथ में, और टी का ये देख के रखा है फ्यूचर वाला, है ना, तो ये पॉलिटिशियन हो गया, ये क्या हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा, अब प्यार से समझते हैं, बड़े प्यार से समझते हैं इसको, है ना, आगे की कहानी और समझते हैं कि क्या देख के रखा है।
उसने बोला है फॉर पी क्यू टी, है ना, तो अब उसने ले लेना है पी क्यू और टी, है ना, पी क्यू और टी की बात नहीं कर रहा है ना, पी क्यू और टी, तो पी क्यू और टी में एक चीज कॉमन होनी चाहिए थी, पी क्यू और टी में एक चीज कॉमन होनी चाहिए थी, और वो जो है ये वाला तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिटिशियन एक है, तो मतलब ये तो कॉमन हो नहीं सकता, तो मतलब एक चीज कॉमन क्या है, या तो इंजीनियरिंग मतलब या तो ये बैकग्राउंड है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, या तो फिर उसका पेरेंटल बैकग्राउंड, इनमें से एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, देर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट एंड दैट इज नॉट एजुकेशन, अब ये भी क्लियरली बोल दिया कि एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मतलब पी का क्यू का, पी का क्यू का और टी का जो चीज वो कॉमन होने की बात कर रहा था, कॉमन होने की बात कर रहा था, वो पेरेंटल बैकग्राउंड है। क्या है, पेरेंटल बैकग्राउंड, बताते चलो बेटा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता था, पेरेंटल बैकग्राउंड हो सकता था, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, ये वाला, ये एम्प्लॉय आ जाएगा, ये एम्प्लॉय आ जाएगा, ये भी एम्प्लॉय आ जाएगा, और ये भी जो है टी, ये भी एम्प्लॉय आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा, ये भी एम्प्लॉय आ जाएगा। उत्कर्ष बेटा मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका था तुम्हें, पी का क्यू का आर और यू का एक ऐसे पर्सन के साथ एट्रीब्यूट कॉमन है जिसका फ्यूचर एक्सपीरियंस किसी और का फ्यूचर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, तो वो पॉलिटिशियन ही होना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे सीएस लोगे तो एक पर्सन का और सीएस है, तो दो चीज कॉमन हो जाएंगी, और अगर यहाँ पे अगर आपने क्या ले लिया, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, तो दो लोगों का और एंटरप्रेन्योरशिप है, और यहाँ पे बल्कि उसने क्लियरली बोला है कि उसके पास एक ऐसा फ्यूचर एस्पिरेशन है जो और किसी फ्रेंड के पास नहीं है। उत्कर्ष आगे समझ में बेटा, तो ऐसा फ्यूचर एस्पिरेशन जो है वो एक ही हो सकता है, कौन सा, पॉलिटिशियन, जो और किसी के पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो सिंपल थी निकालनी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे की कहानी जो है वो क्या बोली, देखो अब एक चीज और हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो पी क्यू टी का तो एक हो गया, तो आर और यू का भी तो एक कॉमन होना चाहिए ना, आर और यू का भी तो टी के साथ कॉमन होना चाहिए ना, एक एस्पिरेंट है ना, आर और यू, तो मतलब आर यू टी का भी एक कॉमन होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने बोला था ना पी क्यू आर यू और टी, तो पी और क्यू का हो चुका है, तो आर और यू का भी होना चाहिए, तो आर और यू का क्या कॉमन हो जाएगा, आर और यू का क्या कॉमन हो सकता है, आर का और यू का क्या कॉमन हो सकता है, एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, मतलब इन तीनों का एक सेम होना चाहिए, तो एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, और वो क्या होगा, इंजीनियर, इंजीनियर और इंजीनियर। ये बात भी कितने लोगों को समझ में आ गई, अब बताते चलिए बेटा, है ना, बताते चलिए, किसी को डाउट है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम तुरंत क्लियर करते चलेंगे। देखो पी क्यू आर यू का टी के साथ कॉमन था, तो पी और क्यू का एक कॉमन हो गया, पी क्यू और टी का कॉमन हो गया था, आर यू और टी का भी एक कॉमन होगा, मतलब तीनों का एक ही क्या रहा होगा, एट्रीब्यूट रहा होगा, और वो तीन एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है जो तीनों को दे पाओ। आ रहा है समझ में, बाकी लोग भी आंसर दो भाई, फटाफट यस और नो में आंसर दो मुझे, तभी मैं आगे चल पाऊंगा। ठीक है, चलिए, सार्थक और कुछ ऐसा है ही नहीं जो तीनों में कॉमन हो पाए, तीनों में इंजीनियर ही कॉमन हो सकता है ना, और तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता तीनों में। अभिषेक सचांत तुम सिंपली ये सोचो, आर का यू का और टी का एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, मतलब एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, मतलब तीनों सेम होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब पेरेंटल का तो ऑलरेडी सेम हो गया था पी और क्यू का, तो अब सेम हो नहीं सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं आर यू और ये क्या सेम हो सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई तीन वैल्यू बचे ही नहीं है जो तीनों सेम हो, तो ना तो इसमें हो सकता है और ना तो इसमें तो था ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो अकेला एट्रीब्यूट है, सॉरी फ्यूचर एस्पिरेशन है। सार्थक आगे समझ में, और अभिषेक सचान आया समझ में, बेटा फटाफट आंसर दो तभी समझ आगे चल पाएंगे हम। अभिषेक, ठीक है, चलिए तो ये आ गया मेरा, और उसने बोला था कि एस और यू के एक से ज्यादा कॉमन होने चाहिए, एस और यू के एक से ज्यादा कॉमन होने चाहिए, तो एस और यू यहाँ पे तो कॉमन हो नहीं सकते हैं, एस और यू यहाँ पे तो कॉमन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर इंजीनियर चार बार आ नहीं सकता, तो मतलब जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो तो कॉमन हो नहीं सकता, इसका मतलब एक तो ये कॉमन रहा होगा और एक ये कॉमन रहा होगा, ये कितने लोग समझ गए बात को, है ना। तो ये दो, ये इस एट्रीब्यूट में ये दो कॉमन रहे होंगे, इस एट्रीब्यूट में ये दो कॉमन रहेंगे, क्योंकि उसने बोला था एस और यू जो है
उसमें एक से ज्यादा सिंबल एट्रीब्यूट जो होने चाहिए कॉमन होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो लिख दो फिर यहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्या लिखूं फटाफट बताओगे? यहाँ पे और यहाँ पे क्या पॉसिबल है? पेरेंटल बैकग्राउंड में क्या पॉसिबल है? पेरेंटल बैकग्राउंड में पॉसिबल है फार्मर और फार्मर, है ना? फार्मर और फार्मर पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक्टर आ गया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ मुझे, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? अब आप बोलोगे यहाँ पे जो चीज कॉमन हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? एस और यू में क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ पे तो आप बोलोगे सर सी एस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये सुनो, अब मान लो जैसे अगर आप, अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने यहाँ पे सी एस दे दिया, अगर आपने यहाँ पे सिविल सर्विसेज दे दिया, तो अब आप फंस जाओगे। अब आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? देखो आपने यहाँ पे सिविल सर्विसेज दे दिया, आपने अगर मान लो यहाँ पे सिविल सर्विस दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर देना पड़ेगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर देना पड़ेगा और यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर देना पड़ेगा। ये सुनो, तो अब मैं क्या बोलूंगा, पी और क्यू के ये तो कॉमन थे ही, मतलब पेरेंटल बैकग्राउंड तो कॉमन था ही, फ्यूचर एस्पिरेशन जो है वो भी कॉमन हो गया, तो दो एट्रीब्यूट कॉमन हो गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यहाँ पे। तो आपने कंडीशन वायलेट कर दी। कितने लोग समझ गए? प्रॉब्लम आएगी अगर आपने सिविल सिविल कर दिया तो अगर सिविल सिविल नहीं है तो बेटा क्या आना चाहिए? अगर सिविल सिविल है तो क्या आना चाहिए? सिविल सिविल नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? ओके वेरी गुड। क्या आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। तो एस और यू में क्या कॉमन है? एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये और ये अलग होने चाहिए, ये और ये अलग होने चाहिए दोनों। ये सुनो, ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा अगर ये और ये दोनों अलग अलग हैं तो अगर आप बोलोगे कि सर ये सी एस है, ये क्या है? सी एस है, तो ये क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर आएगा। और ये अगर एंटरप्रेन्योर है तो ये सी एस आएगा। ये सुनो, तो इसका मतलब ये पर्सन जो आर होगा वो तो फिक्स ही है ना, क्या आएगा? आर जो है वो तो फिक्स ही है। क्या आना चाहिए आर? फटाफट बताओ आर क्या आना चाहिए? वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी आए यहाँ पे तो सी एस ही आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? सी एस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सी एस आएगा। ओके है ना, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सी एस आएगा, लिख दूं? तो यहाँ पे सी एस आएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये अभी सी एस एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और क्या हो सकता है? सी एस। यहाँ तक कितने लोग समझ रहे हैं? बता दीजिए बेटा कितने लोग समझ गए यहाँ तक? चले, अच्छा इसका कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, चले। अच्छा आप आगे एक और चीज लिखिए, उसके ऊपर और चलते हैं, मैं ना। अच्छा यहाँ तक कुछ एलिमिनेट हो रहा था क्या? यहाँ पे सी एस कौन आएगा, एंटरप्रेन्योर कौन आएगा? ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि पी का सी एस आएगा और वो सही भी बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका लॉजिक क्या लगाया आप लोगों ने? इसका लॉजिक क्या लगाया कि पी को क्यों सी एस दोगे आप? पी को क्यों सी एस दोगे? Exactly. Point number 3. S who is not an engineer does not have the same future aspiration as P. S और P का सेम नहीं है, तो अगर S का ये है तो यहाँ पे CS आएगा, तो ये बहुत ही सही हो गया है। मतलब देखो फ्यूचर एस्पिरेशन मेरे फिलअप हो गए हैं, ये भी मेरे फिलअप हो गए हैं, ये भी मेरे क्या हो गए हैं? फिलअप हो गए हैं मेरे, ये भी मेरे फिलअप हो गए हैं। ये सुनो, ठीक है। अच्छा अब पी और क्यू में और कोई एट्रीब्यूट तो कॉमन हो नहीं सकता, ये मतलब ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अब ये अगर दोनों बेटे डिफरेंट है, एजुकेशन बैकग्राउंड में अगर दोनों डिफरेंट हैं,
तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एक ह्यूमैनिटीज वाला होगा और एक मेडिकल वाला होगा। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाला हो सकता है, यहाँ पे मेडिकल वाला हो सकता है, या यहाँ पे मेडिकल वाला हो सकता है और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाला हो सकता है। तो यहाँ पे तो एच वाला होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? बताते चलिए बेटा। अब एक दिक्कत और है जो कि अमोल ने मेरे को बताया, सॉरी अमोल ने, कि अब इसमें क्या दिक्कत आएगी कि अगर यहाँ पे एच लेता हूँ, अगर यहाँ पे एच लेता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ये भी एच है, तो क्यू और एस का अगर मैं देखता हूँ, क्यू और एस का अगर मैं देखता हूँ तो इनमें एक ही एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता था। तो जो कि एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ये वाला, ये और ये एट्रीब्यूट ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, फ्यूचर एस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये वाला एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होगा, तो ये एच है तो ये एम आएगा। तो ये भी आप रफ कर दीजिए। तो ये आपका एक पूरा टेबल बना, ये आपका क्या बना, एक पूरा टेबल बना इसको सॉल्व करने वाला। ठीक है, कितने लोग समझ गए इस कहानी को पूरी को? तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है ना। जनरली हमें क्या लगता है कि अरेंजमेंट तो मैं कर ही लूंगा। क्यू और एस का मोर देन कॉमन हो नहीं सकता, मोर देन कॉमन हो ही नहीं सकता। ऊपर लिखा हुआ एस और यू के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसका एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन हो। ये वाला पॉइंट देखो। बोलिए सार्थक। सर गुड इवनिंग सर। आपने सर सेकंड पॉइंट से बताया था पी क्यू टी देयर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट एंड दैट इज नॉट एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो वहां से सर हम लोग ने ये निकाला था कि पी क्यू और जो टी था ये तीनों के पेरेंटल बैकग्राउंड एम्प्लॉयज का था। मगर सर इसके बाद जो आपने आर यू और टी वाला पॉइंट बताया था कि तीनों इंजीनियर्स होंगे, तो सर ये कैसे पता चला कि आर यू और टी में भी एक एक कॉमन ये होगा सर ये? ये 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 देखो, ये पॉइंट समझो बेटा, ये वाला पॉइंट। उसमें ये बोला है कि पी क्यू आर और यू का एक एट्रीब्यूट कॉमन है टी के साथ में। तो पी और यस क्यू सर। का एक एट्रीब्यूट कॉमन हो चुका है, यस सर। तो एक एट्रीब्यूट आर और यू का भी कॉमन होना चाहिए, ओके इसका ओके मतलब। हाँ सर। तो इन इसलिए दोनों मैंने का यहाँ भी एक ही पे, होगा। इसलिए ये समझा दिया मैंने ना, यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलिए। चलिए थैंक यू सो मच, है ना। और किसी को तो डाउट नहीं है ना? अमोल आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, क्योंकि ऊपर क्लियर इस इंस्ट्रक्शन में क्लियर दिया है कि एस और यू को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जिसका एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टू सेट्स, है ना, दो सेट जो कि दोनों अच्छे सेट थे। जनरली हमारा ये अप्रोच होता है कि हमें लगता है कि अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था अरेंजमेंट को देख के। ठीक है, ओके चलिए। चलिए, तो अभी मैं अपना जो मेन जो मुद्दा है आज का, वो मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना। अपना जो मेन मुद्दा है वो क्या है, मेरा फंक्शन है ना। ओके, सो सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि भाई फंक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शन कुछ नहीं होता कि डेफिनेटली एक हमें इनपुट मिलता है और उसके ऊपर इनपुट डालते हैं तो एक कुछ आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है मुझे? एक इनपुट के ऊपर कुछ क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के जैसा है। ये सुनो, मतलब कुछ आप इनपुट डालोगे, कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये सुनो, अगर ये आपको दिया है तो जो इनपुट है वो क्या है कि आप x का वैल्यू डालोगे, तो इनपुट जो है वो x है आपकी, है ना। जैसे मान लो आपने 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, ऐसे डालते चले गए आप, ठीक है। और आपका जो आउटपुट है, आपका जो आउटपुट है वो y है, और y का वैल्यू आपको मालूम है एक्स स्क्र प्लस वन है। तो 0 स्क्र प्लस 1 क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। फिर 1 स्क्र प्लस 1 2 आएगा। फिर 2 स्क्र प्लस 1 5 आएगा। फिर कितना आएगा मेरा, 10 आएगा। इस तरह से वैल्यू आएगा। मतलब एक इनपुट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। बस ये बता दीजिए, यहाँ तक का डेफिनेशन कितने लोगों को क्लियर है कि कुछ इनपुट में आप कुछ वैल्यूज डालते चलोगे और आपको आउटपुट की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब इनको है ना कुछ सेट की फॉर्म में भी बताया जाता है और डेफिनेशन भी इनके सेट की फॉर्म में दी जाती है।
ठीक है। तो मान लो एक सेट ए है, सेट ए जिसको मैं इनपुट मान लेता हूँ, एंड देयर इज अ सेट बी, देयर इज अ सेट बी, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो सेट ए जो है उसमें काफी कुछ एलिमेंट है, इनपुट में काफी कुछ एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, उसके बाद में 10 है, ठीक है, 13 है, 12 है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट है बी में, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर है। और मुझे एक फंक्शन बना दिया मैंने, मेरा फंक्शन है ए टू बी, मेरा फंक्शन क्या है, ए टू बी मेरा फंक्शन है, ए टू बी मेरा फंक्शन है, ठीक है। और वो इनपुट है एक और ये आउटपुट है मेरा, क्लियर है। तो एक है, ठीक है। और वो फंक्शन मैंने बना दिया एक्स स्क्वायर, वो फंक्शन क्या बना दिया मैंने, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सुनो। तो मैं बोलूंगा अगर 1 डाला तो आपका 1 मिल जाएगा आपको, है ना। इस बॉक्स में आपके पास 1 है क्या, मैं बोलूंगा है। 2 है तो 2 स्क्वायर, मतलब आपका आउटपुट निकल के आएगा 4। 3 है तो आपका आउटपुट निकल के आएगा 9। आपने 4 डाला तो 4 का स्क्वायर है 16, आउटपुट ये निकलेगा। और आपने 5 डाला तो आपका आउटपुट जो निकलेगा 25 निकलेगा, ठीक है। 10, 13 और 12 के लिए कोई इनपुट ऐसा अभी नहीं है, अभी ऐसा इनपुट नहीं है जिनका स्क्वायर करो तो 10 मिले, ठीक है। तो ये एलिमेंट के लिए अभी ऐसा कोई इनपुट नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। मतलब बी में बहुत सारे नंबर होंगे, ए में बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन ए के जो भी नंबर है वो मैच करेंगे बी के साथ में, लेकिन बी के सारे नंबर के साथ मैच हो ऐसा जरूरी नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या दिया जाता है, इसका डेफिनेशन है ना, कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि आप डेफिनेशन बता दो, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट ए is uniquely connected to set B, ठीक है, या फिर यूनिकली रहने देते हैं, इज कनेक्टेड टू बी, ठीक है। सेट ए जो है सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी पे, बी के एलिमेंट से किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे देखो ए का यहाँ पे 1 2 3 4 सारे कनेक्टेड थे इससे, ठीक है। लेकिन वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू कि बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ में एसोसिएट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, है ना। अगर आपका फंक्शन ए टू बी है तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं पे एसोसिएट होंगे बी के साथ, बी के सारे एलिमेंट ए के साथ एसोसिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो आप लोग। फटाफट बता दीजिए बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलूं फिर, चलूं आगे, है ना, यहाँ पे। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसकी फंक्शन तो मेरे को क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने हम क्या बोलते हैं, अगर फंक्शन मेरा क्लियर हो गया तो ये जो वैल्यूज होती थी ना, जैसे इनपुट की जो वैल्यू होती है, इनपुट मतलब एक्स की जो वैल्यूज होती है यहाँ पे इनपुट की, उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, ठीक है, फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, आउटपुट इज डिफाइंड, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डोमेन। मतलब आप इनपुट में कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, आप इनपुट में कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो बड़े प्यार से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1/x, यस और नो। अब आप इनपुट यहाँ पे, इसको हम बड़े प्यार से समझना तो ऑटोमेटिकली आपको फंक्शन पूरा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इनपुट में डालना है x और यहाँ पे मिलना है आपको y, ठीक है। तो आपने जैसे ये इनपुट में डाला 1 तो ये मिला 1, आपने ये डाला 2 तो ये मिला 1/2, ये डाला आपने 3 तो ये आपने मिला 1/3, ये आपने डाला 4 तो ये मिला 1/4, यस और नो,
ठीक है, आपने डाला 0, यहाँ पे मिला नॉट डिफाइन, अब ये गड़बड़ हो गई आपकी। क्या हो गई? गड़बड़। क्यों? 1/0 क्या है? नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जबकि ऊपर क्या है? डोमेन ऐसी ही लेनी है जिसके लिए आउटपुट डिफाइन हो। ये सुनो, तो मैं बोलूंगा कि आपके जो यहाँ पे इनपुट में, आप डोमेन में अगर आप देखोगे, डोमेन में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि डोमेन में आप क्या क्या डाल सकते हो। तो बोलोगे सर डोमेन में तो आप क्या डाल सकते हो? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हो आप, लेकिन किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो कितने लोग यहाँ तक समझ गए, ये बता दीजिए। 0 नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 1/0 जो है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। फटाफट आंसर देते जाओ, अगर आपको समझ में आ गया तो यस, और नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो नो बोल के पॉइंट बता दो मुझे। क्लियर है ना? ओके, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ और समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो पता है ना सब लोगों को कि रूट जो होता है ना, रूट है ना, ये हमेशा जो भी आपको वैल्यू देगा वो पॉजिटिव ही देगा, है ना। मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वो डेट शुड बी ए पॉजिटिव वैल्यू, डेट शुड बी ए पॉजिटिव वैल्यू, है ना। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए रूट के अंदर, ठीक है। और रूट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जैसे अब आप बता, सोच समझ के बताना मुझे थोड़ा सा, कि y इज इक्वल टू 1/√ऑफ x-2, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? ओके, वेरी गुड। तो काफी लोग आंसर दे भी रहे हैं, तो अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू वो क्या होना चाहिए एक्चुअली में? पॉजिटिव की जगह पे आप ये लिख लेना, 0 भी वैलिड है, मतलब पॉजिटिव की जगह पे लिख लेना नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव भी चलेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 1/0 आ नहीं सकता, मतलब तो ये 0 हो नहीं सकता, है ना, ये समझना। तो अंदर वाला वैल्यू 0 हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब x-2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो x जो है ग्रेटर देन 2 आ गया, x 2 से बड़ा होने, मतलब 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो आप इसको डोमेन को देखो किस तरह लिखोगे, ये समझ समझ लेना। फिर यहाँ से मैं इंटरवल के बारे में समझाऊंगा आपको, है ना, इंटरवल के बारे में। डोमेन समझो, इसका क्या है डोमेन, क्या है? आप बोलोगे सर 2 से बड़ा, तो ये ओपन ब्रैकेट लगा देना, ये 2 से बड़ा, और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फर्क क्या होता है इसमें और इसमें, क्या फर्क होता है, ठीक है, और इसमें क्या फर्क होता है, ये जो हम लगाते हैं ना, इन तीनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जब भी ये लिखा है कि 2 to 5 है ना, तो इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 5 है, ये चीज ध्यान में रहना, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा ये 2 और 5 है, तो ये ध्यान में रखना, x जो है वो इनको इंक्लूड कर लेता है ना, तो मतलब x जो है वो 2 भी ले सकता है और 5 भी, और इनके बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है? 2 और 5 का मतलब कि x इज इक्वल टू 2 और 5 ही हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 और 5 ही हो सकता है, ठीक है। फटाफट बताते चलो बेटा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ना, तभी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा अगर आप बताते रहोगे तो। इस क्वेश्चन में 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 2 इंक्लूड कर दिया ना यहाँ पे, तो जैसे 2 - 2 हो जाएगा, तो 1/√0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है ना पूर्व। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दिया ना तुमने, तुम थोड़ा गड़बड़ समझ में आ गया ना तुम्हें। इसने ये थोड़ी बोला कि इंटीजर होने चाहिए, एक्स की वैल्यू इंटीजर, आप 2.1 भी तो डाल सकते हो, आप 2.2 भी डाल सकते हो, आप 2.3 भी डाल सकते हो, आप 2.01 भी डाल सकते हो,
होपफुली योर पॉइंट इज क्लियर, है ना? तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा अपूर्व, है ना? उसने इंटीजर थोड़ी बोला है। हाँ, अगर वो मेरे को ये बोलता है इंटीजर है तो मैं 3 से शुरू करता, है ना? चलिए क्लियर है, तो डोमेन की बात क्लियर हो गई तुम्हारी, डोमेन, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेंज, है ना? भाई रेंज क्या हो गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है मेरा पॉसिबल वैल्यू ऑफ आउट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर विच इनपुट इज डिफाइंड, है ना? इनपुट इज डिफाइंड, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं बताता हूँ क्या, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया कि y इज इक्वल टू 1/x, यस और नो, क्लियर है। तो अब अगर मैं x को y की फॉर्म में लिखूं तो x इज इक्वल टू 1/y लिखूंगा। तो क्या मैं यहाँ पे अब y के बारे में अगर मैं सोचूं, है ना, y के बारे में सोचूं कि y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, y के बारे में अगर मैं सोचूं कि y बेटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? सर माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, सिर्फ 1 को आप हटा, सॉरी आप 0 को हटा दो। कितने लोग समझ गए इस बात को? बस ये बता दो मैंने 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/0 अगर आपने लिया, 1/0 आपने लिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा x, तो इनपुट की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन, वो तो हो नहीं सकता, तो इनपुट डिफाइन होना चाहिए। कितने लोग समझ गए? पक्का समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर मैं ये बोलूं, आप खुद बताना, y इज इक्वल टू 1/x माइन x+2, ठीक है। तो आप ये बता पाओगे कि इसका रेंज क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। मैं रेंज पूछ रहा हूँ, ये ध्यान में, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डोमेन। काफी लोग डोमेन बता रहे हैं, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज, रेंज पूछ रहा हूँ। उत्कर्ष, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। अब नॉट, मैं डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो आप इसको लेके करोगे तो आप ये लिखोगे x+2 इज इक्वल टू 1/y, ठीक है, एंड x विल बी इक्वल टू 1/y -2, तो ये आएगा x विल बी इक्वल टू 1 - 2y डिवाइडेड बाई y। और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं ले सकते क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो विल बी नॉट डिफाइंड, तो y जीरो नहीं हो सकता है, y जीरो नहीं हो सकता है, y क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, जीरो को छोड़ के सब कुछ हो सकता है। तो आप बोलोगे कि जो रेंज है, रेंज है वो क्या है? रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। कितने लोग समझ गए भाई? आप सब लोगों ने जो आंसर दिया ना, वो आपने डोमेन का वैल्यू बता दिया, आपने ना, आपने बता दिया डोमेन। डोमेन मतलब हमें किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में, इसके बारे में सोचना है, एक्स के बारे में। तो मैं बोलूंगा कि भाई x+2 जो है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, ठीक है। तो वो बात आपने बिल्कुल सही बताई थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, और -2 को छोड़ के। कितने लोग समझ रहे हैं? फटाफट बताते चलो बेटा ना, बताते चलो, कितने लोग अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को।
चलो फिर आगे चलो, ठीक है। एक तरीका और भी बताता हूँ, आप थोड़ा सा अगर अगर ध्यान दोगे तो एक चीज और बताता हूँ मैं, आप है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते थे कि जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि x+2 है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, है ना, x+2 यहाँ पे या तो ग्रेटर देन 0 होना था, है ना, तो या तो x जो था वो ग्रेटर देन क्या होना था, -2 होना था, है ना, ठीक है। क्लियर है, ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हो सकता था, -2 से लेके ऐसा, है ना, -2 से बड़ा हो सकता था, या तो x+2 जो वो लेस देन 0 हो सकता था, मतलब x शुड बी इक्वल लेस देन -2, तो लेस देन -2 में क्या लोगे, -2 से छोटा, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा क्या है, मतलब -3, है ना, तो मतलब -∞ से -3 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना, ठीक है, बल्कि ये -2 तक ले लेना, इसको एक्सक्लूड कर देना, यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर देना। आ रही है बात समझ में, बताते चलो बेटा, थोड़ा थोड़ा बताते चलो तो मेरे को समझ में आता चलेगा, है ना, ये बोल सकते थे ना, तो इसका मतलब एक वैल्यू जो आप नहीं रख सकते -2, और अगर -2 रखोगे उसके ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो मतलब वो हो जाएगा 1/0, तो अगर आप इंटरचेंज करोगे इधर, जैसे इसको इससे इंटरचेंज करोगे इधर, है ना, तो नीचे 0 आ जाएगा ना, तो y कैनॉट बी इक्वल टू 0, y कैनॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे बोल सकते थे, है ना, तो मतलब y कैनॉट टेक द वैल्यू 0, y क्या नहीं ले सकता, 0 वैल्यू नहीं ले सकता। आप यहाँ से भी देखोगे कोई भी वैल्यू ले सकता है y, यहाँ से भी देखोगे कोई भी वैल्यू ले सकता है y, तो यहाँ पे कहीं पे भी y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, y इज इक्वल टू क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके चलो आगे, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन और करता हूँ इसका ना, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ कि अगर मान लो एक क्वेश्चन और देता हूँ, है ना, उसका डोमेन बताना आप मेरे को, है ना, आप डोमेन बताना, y इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट ऑफ x-1, x-3, x-5, इसका डोमेन बताना है, इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है, इसका डोमेन बताना है, इसका डोमेन बताना है, ठीक है। अब फटाफट फटाफट आप करके बताइए एक बार। ठीक है चलिए हम चलते हैं फटाफट से, काफी लोगों का आंसर अभी गया। देखो इसको क्या करते हैं, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी को नहीं भी मालूम है ना, कि अगर किसी को ग्राफ नहीं आता या और कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा मान लो, जैसे उसने बोला कि x-2, है ना, इंटू x-3, ठीक है, और इसको या तो ग्रेटर देन बोलेगा या तो लेस देन बोलेगा, बस समझने ट्राई करना है ना, ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करो, इसको इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, इसको लाइन के ऊपर प्लॉट कर लो रूट्स को, ये कहाँ पे 0 होता है 2 के ऊपर, तो यहाँ पे 2 रख दो, ये कहाँ पे 0 होता है 3 के ऊपर, तो यहाँ पे 3 रख दो, बस आपको इधर देखना है कि इधर कैसा है, तो 3 की इधर अगर आप जाओगे तो क्या आएगा 4 5, तो 4 के ऊपर ये क्या रहेगा पॉजिटिव, और ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो मतलब दोनों जो है पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू करोगे तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू आएगा पॉजिटिव। आप ये जानना चाह रहे हो कि कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है, और रूट बना लोगे, रूट के साइड में वैल्यू देख लो, बीच में वैल्यू देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू देख लो, है ना, ये तो करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, फिर हम हमारा ग्राफ बन जाता था, जैसे ये पॉजिटिव है तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता था ना, ऐसा ग्राफ बन जाता मेरा, ये 2 था और ये 3 था, वहां पे ग्राफ से समझा था, यहाँ पे बड़ा नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, है ना, बड़ा ही नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ यहाँ से, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट प्लॉट करो, रूट प्लॉट करो, ये तो समझ में आ गया ना, रूट के अंदर है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, x-1 इंटू x-3 इंटू x-5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है।
इक्वल टू भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 1, ये कितना आएगा मेरा 3, और ये कितना आएगा मेरा 5। ये सुनो क्या आएगा मेरा 5। अच्छा 5 से बड़ी कोई वैल्यू रखूंगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर इसके बीच का कोई वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कितने लोग समझ गए बता दीजिए। तो इसका मतलब अपने को तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, या तो मैं बोल दूंगा 1 2 3, है ना, और या फिर मैं क्या बोलूंगा 5 टू इन्फिनिटी। इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ से भी यहाँ तक, तो उसको यूनियन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब आ गया समझ में। खुशी कोई भी पॉइंट रख के देखो ना बेटा, 1 3 5 के बाजू का कोई पॉइंट रखो, 5 के बाजू का कोई पॉइंट रखो, इसके अंदर 5 के बाजू का कोई पॉइंट रखो, x-1 x-3 और x-5 है, ठीक है। अब इसके 5 के बाजू का पॉइंट रखो 6, तो 6 रखोगे तो 6-5 क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, 3 और 5 के बीच का कोई एक वैल्यू रखो। प्रदीप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। मान लो जैसे अगर मैं 2.5 रखता हूँ तो 2.5 रखूंगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या आएगा, नेगेटिव। और ये क्या आएगा, नेगेटिव। रूट्स बेटा अर्पिता स्टार्टिंग में नहीं देखा क्या बेटा, रूट देखने हैं। ये कहाँ पे 0 होगा, 1 पे, ये कहाँ पे होगा 3 पे, ये कहाँ पे होगा 5 पे। तो यहाँ पे रूट्स प्लॉट करने होते हैं ना, यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, क्लियर है ना सबको। ठीक है, चलो अभिषेक के ऊपर भी आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कि अगर मान लो ये दिया हो कि x+2 दिया है और यहाँ पे x-3 दिया है, और मान लो ये लेस देन 0 पूछ रहा है ना, तो क्या करोगे, प्लॉट कर दो। ये कहाँ पे 0 होगा, -2 पे, तो ये -2 हो गया। ये कहाँ पे 0 होगा, 3 पे। ये सुनो, अब आप 3 के इधर रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव। यहाँ पे सारी वैल्यू आएंगी नेगेटिव, और यहाँ पे आएंगी सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो आप बोलोगे x जो है वो -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। कितने लोग समझ गए इस बात को। अभिषेक सचान आ गया समझ में। ठीक है, क्लियर है। और पिछले वाले सवाल में अगर ये दिया होता कि भाई y जो है, y को f(x) भी लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। मतलब जैसा कोई ये भी बोल सकता है कि f(x) इज इक्वल टू x² + 1 है ना, ऐसा कुछ करके बोल दिया आपको। ठीक है, ओके। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि f(2) का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x को रिप्लेस कर दोगे 2 से, तो 2² + 2 + 1 है ना, तो ये 7 आएगा। क्या आएगा मेरा, 7 आएगा। ये सुनो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मैंने यहाँ तक तो काफी कुछ क्लियर कर दिया आप लोगों को डोमेन और रेंज के बारे में। हाँ, हालांकि थोड़े बहुत क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे इसके, अभी हम बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं, तो शीट के ऊपर आएंगे तो करेंगे ना। तो अभी तो हाल फिलहाल में ये थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मैं देख रहा हूँ टाइप ऑफ फंक्शन, है ना। मैं देखना चाह रहा हूँ टाइप ऑफ फंक्शन, देखना चाह रहा हूँ ना, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बेटा टाइप ऑफ फंक्शन में अगर मैं चलता हूँ तो 1 1 एक फंक्शन होता है, फिर मैनी वन एक फंक्शन होता है। उससे पहले जो मेन चीज है वो समझ लेते हैं। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, ये 1 1 तो बाद में आएंगे। ठीक है, एक होता है मेरा ऑन टू फंक्शन, है ना, जो अभी आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। और एक होता है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन।
हालांकि बहुत कम ही क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो फंक्शन होता है ना ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपने इनपुट ली यहाँ पे और ये आपने आउटपुट ली, ये क्या लिया आपने, आउटपुट ली है ना, एक्स और वाई, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे डाला 4, यहाँ पे डाला 5, तो यहाँ पे आ गया 1 4 9 16 और 25, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई ऐसी वैल्यू, मतलब आउटपुट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो इनपुट से कनेक्टेड ना हो, तो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कनेक्टेड विद इनपुट, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इनटू फंक्शन है। मतलब अगर ऐसा होता है 1 2 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 25 और यहाँ पे 36 है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट ऑफ आउटपुट विच आर नॉट कनेक्टेड विद इनपुट, है ना। कुछ एलिमेंट ऐसे जो इनपुट से कनेक्टेड नहीं है तो उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनटू फंक्शन बोलते हैं। आया कि नहीं आया समझ में। एक बार चैट बॉक्स में आंसर दे दो बेटा फटाफट से। ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। तो इतनी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तो अभी तो सेशन का टाइम हो गया है मेरा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं खत्म कर रहा हूँ, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।